बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। टॉर्क के मुतालिक हम पढ़ चुके हैं। टॉर्क हमारे पास क्या होता है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। ठीक है, ऑन द करंट कैरिंग लूप मतलब एक कॉयल है जिसमें से करंट पास कर रहा है। ठीक है, अब हमने देखना है कि उसके ऊपर टॉर्क कैसे एक्ट करता है। हमने पीछे पढ़ा था कि जब भी एक वायर है उसमें से करंट पास हो रहा है, ठीक है, हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होती थी। तो यहाँ पे भी हमारे पास वही फिनोमेना इस्तेमाल होगा। हमारे पास एक कोयल है, एक रेक्टेंगुलर कोयल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल है। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ और जो करंट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास तकरीबन क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट रोटेट कर रहा है और ये दरमियान में हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, यानी इसके इर्द गिर्द ये जो कोयल है ये रोटेट करेगी जब हम इसको करंट अप्लाई करेंगे। अब हमने देखना है कि हमारे पास हर जो पॉइंट है, ठीक है, उस पर हमारे पास जो कोयल है वो कितनी फोर्स एक्सर्ट करती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट ए और बी। अब पॉइंट और ए और बी में हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो हमारे पास जो करंट है ना आई, ठीक है, हमारे पास फोर्स का फार्मूला होता है F=I L B sin थीटा। अब आई हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है जबकि एल और बी ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास एल जो है हमारे पास लेंथ की भी वही डायरेक्शन होगी जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन है। अब हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में है। तो हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो जीरो। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे ILB sin जीरो। हमें पता है कि हमारे पास जो साइन, अगर हम साइन थीटा = जीरो करें तो जीरो साइन जीरो हमारे पास क्या आंसर होता है? आंसर हमारे पास जीरो आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट डी और सी, इनके दरमियान क्या एंगल बन रहा है। इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस साइड पर है और जो हमारे पास लेंथ है या करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, मतलब ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। तो ये कौन सा एंगल बना रहे हैं? 180 और साइन 180 हमारे पास क्या होता है? ज़ीरो। तो इस केस में भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा? ज़ीरो। यानी पॉइंट AB और DC इसमें जो कोई फोर्स नहीं लग रही है, इसमें फोर्स जो है ज़ीरो है। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट FBC, यानी हम देखते हैं कि B और C के दरमियान कौन सी फोर्स लग रही है। अब देखते हैं B और C के दरमियान जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, लेंथ हमारे पास ये है और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। मतलब हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी 90 का एंगल है। तो हमारे पास जब यहाँ पे हम पुट करेंगे F=ILB sin 90, जब sin 90 पुट करेंगे तो हमारे पास sin 90 होता है 1 और FBC हो जाएगा IL और B। अब फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ गए AD। ठीक है, अब हमने देखना है A और D में फोर्स कहाँ एक्सर्ट कर रही है। अब देखा जाए तो AD में हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा है वो अपवर्ड कर रहा है। ठीक है, और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो यहाँ पे भी एंगल कितना बन रहा है? परपेंडिकुलर है, यानी 90 का एंगल है। तो A और D के दरमियान जो 90 का एंगल है ILB sin 90 हो जाएगा और sin 90 हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू देता है। sin 90 = 1 और FAD हमारे पास हो जाएगा ILB। अब हमने देखा है हमारे पास जो पॉइंट AB और DC इस पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही है, लेकिन जो पॉइंट हमारे पास AD और BC हैं इस पे हमारे पास मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट कर रही है ILB। अब हमारे पास दो ही पॉइंट पे फोर्स लग रही थी, एक FBC और FAD। इनकी जो फोर्स थी वो हमारे पास थी दोनों ILB। तो हम लिख सकते हैं, अगर हम कह दें कि हमारे पास जो FBC F1 है और ये हमारे पास FAD ये हमारे पास F2 है, तो हम लिख सकते हैं F1 = F2 = ILB। और हमारे पास दो ही पॉइंट पे फोर्स लग रही है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है। अब पॉइंट B और C की बात करें तो पॉइंट हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? पाम रूल याद करें तो पाम रूल में हमारे पास क्या होगा? जो हमारे पास थंब की डायरेक्शन है वो करंट की साइड पे, यानी थंब हमारे पास डाउनवर्ड होगा और जो हमारे पास जो फिंगर है हमारी वो हमारे पास होंगी इस साइड पर। अब हमारे पास थंब जो है डाउनवर्ड है, फिंगर उस साइड पे है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और जो हमारे पास जो पाम है ना हमारी, यानी जो हथेली है वो हमारे पास आउटवर्ड एक्ट करेगी, यानी इस साइड पे जो फोर्स लग रही है वो आउटवर्ड है। तो आउटवर्ड को हम कैसे डिनोट करते हैं? पॉइंट के साथ। और पॉइंट AD की बात करें तो पॉइंट AD पे हमारे पास करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, यानी करंट थंब हमारे पास अपवर्ड रखेंगे और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है हमारे पास इस साइड पे और हमारे पास जो हमारी थंब हथेली जो है ना पाम वो हमारे पास इनवर्ड होगी, यानी इस साइड पे जो हमारे पास फोर्स लगेगी वो इनवर्ड लगेगी और इनवर्ड को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये एक तरफ हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो आउटवर्ड और एक तरफ हमारे पास फोर्स है वो इनवर्ड लग रही है। ठीक है, अब हमारे एग्जांपल ये फोर्स अगर इनवर्ड लग रही है और ये आउटवर्ड लग रही है तो हमारे पास ये कोयल अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करने लग जाएगी।
अब हमने उसकी डायरेक्शन देख ली। अब ये जो दो फोर्सेस लग रही हैं ये दोनों इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट कैसे हैं, एक तरफ इनवर्ड लग रही है, दूसरी तरफ आउटवर्ड, यानी आपस में ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो जब दो इक्वल फोर्सेज और ऑपोजिट फोर्सेज हो तो वो एक कपल ऑफ फोर्स बना देती हैं, ये कपल ऑफ टॉर्क बना देती हैं, और जिसकी वजह से कॉइल जो है वो रोटेट करने लग जाती है। अब हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो कपल फोर्स क्रिएट हुआ है, ठीक है, उसका जो टॉर्क है वो टॉर्क का फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय कपल आर्म। ठीक है, मतलब फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो अब हमारे पास ये जो कपल आर्म है ये हमारे पास क्या होगा, ये कपल आर्म जो है हमारे पास प्रीपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन टू फोर्स। अब हमारे पास दो फोर्सेज लग रही हैं। ठीक है, हमने देखा एक फोर्स इनवर्ड लग रही थी और एक फोर्स आउटवर्ड लग रही थी। ठीक है, अब ये इन दोनों फोर्सेज के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ना वो हमारे पास कपल आर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो दो फोर्स लग रही हैं इनके दरमियान यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास, इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये जो सी और डी के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको भी हम स्मॉल ए कह देते हैं, और जो हमारे पास ये जो इसकी लेंथ है ये हमारे पास है एल। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, टॉर्क क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ, और कपल आर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों के दरमियान जो प्रीपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब देखा जाए तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये इस साइड पे है, और ये जो हमारे पास ये जो फोर्स लग रही है ये फॉर एग्जांपल एक तो फोर्स हमारे पास इनवर्ड है और एक फोर्स आउटवर्ड है। अब ये जो पॉइंट ए है ये इन दोनों के प्रीपेंडिकुलर है ना, तो हमारे पास ये प्रीपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन टू फोर्सेज, तो हम इस वजह से यहाँ पे कपल आर्म की जगह लिख देते हैं ए। एफ इजिकल टू होता है हमारे पास आई एल बी, और ये हमारे पास ए आ जाएगा, तो हमारे पास क्या कलेक्टिवली आई एल ए बी। अब हमारे पास ये जो एल ए है ये हमारे पास क्या है, ये एरिया नहीं है, एक तो हमारे पास ये लेंथ है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास क्या होता है एरिया, और लेंथ हमारे पास एल है और विड्थ हमारे पास क्या है ए। तो टोटल हमारे पास ये कलेक्टिवली हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये जो कोयल है इसका एरिया है, तो हम लिख देंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी। और अगर तो हम कहते हैं हमने कोई ऐसी कोयल ली है जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, ज़्यादा से टर्न्स है, नंबर ऑफ लूप्स बहुत ज़्यादा से है, तो हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी, यानी नियाब। अब हम देखते हैं हमारे पास एक लास्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है। अब अगर हम कॉइल को ऊपर से देखें तो हमें कॉइल कुछ इस तरह की नज़र आती है। ठीक है, एक प्लेन एक सिंगल लाइन नज़र आती है। ठीक है, ये हमारे पास उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, अब हमारे पास एक फोर्स उसके ऊपर अपवर्ड लग रही है, यानी बाहर की साइड पे, और एक अंदर वाली साइड पे, तो इसकी वजह से ये क्या कर रही है, ये जो कॉइल है ये रोटेट कर रही है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हम कहते हैं कि हमारे पास जो कॉइल है वो टिल्ट हो गई है। ठीक है, अब वो बिल्कुल प्लेन एंगल नहीं नज़र आ रहा हमें। ठीक है, वो बिल्कुल प्लेन नहीं नज़र आ रही, हमारे पास जो कॉइल है वो इस तरह हो गई है। ठीक है, क्योंकि वो टिल्ट तो कर रही है ना, रोटेट तो कर ही रही है, तो हम कहते हैं कि वो टिल्ट हो गई है। अब हमारे पास जो उस पर फोर्स लग रही है वो किस वजह से लग रही है, एक तो फोर्स हमारे पास ये लग रही है। ठीक है, और ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम एफ कहते हैं F1 है, और ये हमारे पास उसका F2 है, ये हमारे पास उसका पॉइंट ऑफ एक्सिस है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो प्रीपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जैसे हमारे पास हमने कहा था कि ये पॉइंट ए है। ठीक है, उन दोनों के फोर्स का जो प्रीपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हमने कहा था ये हमारे पास कपल आर्म होता है, और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका भी कपल आर्म ये बना। लेकिन अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो कपल आर्म है और ये जो हमारे पास फोर्स F1 है, ये क्या आपस में प्रीपेंडिकुलर हैं? नहीं, ये भी प्रीपेंडिकुलर नहीं है। तो हमारे पास ये जो F2 है ये इसके प्रीपेंडिकुलर है, ये भी इसके प्रीपेंडिकुलर नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि इस जो केस में जब ये टिल्ट है तो उस केस में हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो किस एक्सिस की वजह से लग रही है, किस एंगल की वजह से लग रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट था और ये हमारे पास वाई कंपोनेंट था। ठीक है, अब हमारे पास ये एंगल यहाँ पे बन गया थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये एक्स कंपोनेंट ये हमारे पास कोस हो गया, और ये हमारे पास साइन थीटा। अब हम देखेंगे ये जो फोर्स है F1 और F2 इसके प्रीपेंडिकुलर क्या है। ठीक है, F1 की प्रीपेंडिकुलर भी ये हमारे पास क्या है कोस वाली, और F2 के प्रीपेंडिकुलर भी यही है। तो मतलब ये है कि इस जब हमारे पास जो कॉइल है वो टिल्ट पोजीशन में है उस वक्त जो हमारे पास फोर्स लग रही है वो इस कोस थीटा की वजह से लग रही है। तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमारे पास जो क्या बन जाएगी, टॉर्क इज इक्वल टू आई एल बी प्लस ए कोस थीटा, यानी ये जो हमारे पास ए है और कोस थीटा, क्योंकि इस पर इस जो टिल्ट पोजीशन में हमारे पास जो फोर्स लग रही थी वो कोस थीटा की वजह से लग रही है। ठीक है, तो हम लिख देंगे ए कोस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास ओवरऑल फार्मूला क्या हो जाएगा, आई बी एल ए कोस थीटा, और टॉर्क इज इक्वल टू आई बी ए कोस थीटा। और अगर हम एन नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो टॉर्क इज इक्वल टू एन आई बी ए कोस थीटा। अब हमारे पास ये कोस थीटा की जगह हम कोस अल्फा भी लिख सकते हैं, और ये जो अल्फा है ये हमारे पास एंगल है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल।
सो ये हमारे पास डेरिवेशन थी टॉर्क इन द करंट कैरिंग कॉइल। जो हमारे पास जो करंट, अगर किसी भी वायर में से करंट पास कर रहा है और उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस वक्त उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो होगी NIBA cos अल्फ़ा की वजह से। सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हमारे पास जिसको इस टॉपिक की समझ आ गई है उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो गैल्वानोमीटर में बिल्कुल यही सेम फिनोमेना इस्तेमाल हो रहा है। सो फिल वक्त इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।